अगर वाकई में इस देश की 90% आबादी शोषित है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो कि 10% लोगों के पास है, ये मैसेज दिया गया देश में आधी रात को जला करके कि आप हमारे लिए अभी भी अछूत है। अपने आप को योगी कहते, मैं उस बाबा को योगी नहीं मानती हूँ। देश में गंदे से गंदे जगह पर हमारे देश के वाल्मीकि समाज को रखा जाता है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या भिखारी है? शोषण तो आपने अपने घर में अपनी स्त्री का भी कर रखा है। अभी इस मंच का एक एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रखते हैं कि जो आगे है लड़ाई में, जो पहले आ गया, जो पहले यूनाइट हो गया, जो पहले मुखर हो गया, वो भागीदारी में ज़्यादा कुछ हासिल कर लेता है, और जो बाद में आता है सभाओं के अभाव में, उसको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। तो देखिए 5 मिनट का समय मिला है, भागीदारी मेरी कम होगी, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा समय लूँगी, क्योंकि ये मेरा अधिकार है, मुझे मौका मिला है आप लोगों से रूबरू होने का। आगे मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, इम्पोर्टेंट ये 3 मुद्दे हैं यहाँ पर। सामाजिक परिवर्तन का मुद्दा है, जातिगत जनगणना का मुद्दा है, और निजीकरण का मुद्दा है। हमारी छोटी सिस्टर यहाँ पर ऋतु, जो कि प्रोफेसर हैं DU में, बोल करके गई। लक्ष्मण जी ने बोला, 2 लोगों को मैंने सुना, और कल से भी मैं यहाँ पर आई थी, मैंने बहुत लोगों को सुना। मेरा ये मानना है कि इस देश के अंदर जो लोग पहले से काबिज हैं, जिन्होंने हमारा शोषण किया है, जिन्होंने देश की एक बहुत बड़ी आबादी का शोषण किया है, जिन्होंने हमारे संसाधनों पे कब्जा किया है, आखिर वो कौन लोग हैं? क्या हमने आइडेंटिफाई किया है? और अगर हमने आइडेंटिफाई किया है तो हमने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए 90% आबादी के लिए क्या कोई वाकई में सामाजिक परिवर्तन हो, या जातिगत जनगणना हो, या निजीकरण का विरोध हो, एक प्रॉपर फार्मूला हमने बनाया है। अगर वाकई में इस देश की 90% आबादी शोषित है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो कि 10% लोगों के पास है, क्या उनके खिलाफ में कभी एकजुटता हमने दिखाई है? मेरा ये मानना है कि अगर ये एकजुटता हमने दिखाई होती तो शायद इस दिल्ली की सड़कें, जहां पर देश से अगर 10 लाख लोग भी एक बार एकत्रित हो जाते, ये संसद हिल जाती। लेकिन ये हमारी नाकामी रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि सामाजिक परिवर्तन है, 2 तरीके से होता है, एक धीरे धीरे और एक अचानक क्रांति के रूप में। अगर क्रांति की बात करें तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो क्रांति का बिगुल बजाया था इस्तीफा दे करके, कि मुझे शासन सत्ता का हिस्सेदार नहीं बनना है, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत हित सेकेंडरी है, मेरे देश के लोगों का, शोषित पीड़ित लोगों का हित सर्वोपरि है। और उन्होंने संविधान में जो हम लोगों को अधिकार दिलाए, क्या उस संविधान का वाकई में हम निर्वचन करके उसका परिवर्तन करवा पा रहे हैं? जिसका एग्जाम्पल आज मैं एक जो केस फाइट कर रही हूँ उत्तर प्रदेश में, हाथरस केस, उस केस के माध्यम से देना चाहती हूँ। संविधान ने अधिकार दिए हमें कि इस देश के अंदर अस्पृश्यता लागू नहीं होगी, कानून बना दिया गया, लेकिन उस बेटी को रात के समय ये मैसेज दिया गया देश में आधी रात को जला करके कि आप हमारे लिए अभी भी अछूत हैं, हम आपकी गरिमा को ऐसे ही भंग करेंगे, आपके घर की बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। और ये प्रशासन, उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, अपने आप को योगी कहते, मैं उस बाबा को योगी नहीं मानती हूँ, उस बाबा को, वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री बनकर के बैठा हुआ है। और ये आज इस मंच से मैं ये कहती हूँ कि आज मेरी लड़ाई कोर्ट कचहरी में डायरेक्ट उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से है। ये लड़ाई में कल परसों एक छोटी सी लड़ाई जीती है। वो लड़ाई ये थी कि उत्तर प्रदेश में जब रात के समय 2:30 बजे उस बेटी को इन्होंने जबरदस्ती कैरोसिन डाल करके जलाया था। मेरा मानना है कि वो बेटी सिर्फ एक मनीषा वाल्मीकि को नहीं जलाया था, इस देश की बहुजन आबादी की डिग्निटी को आप जला रहे थे। और वो आंदोलन वहां पर खड़ा हुआ ही था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक आश्वासन दिया, आपको एक सरकारी नौकरी, आपको एक आवास, और आपको हम जमीन देंगे और केस को फास्ट ट्रैक करेंगे। ये लड़ाई
पिछले 1 साल से हाई कोर्ट इलाहाबाद में मैं लड़ रही थी। जब मैंने कोर्ट के सामने ये पक्ष रखा कि अगर विवेक तिवारी हत्याकांड होता है तो आप 1 सप्ताह के अंदर 40 लाख रुपए देते हो, सेकंड क्लास ऑफिसर की नौकरी देते हो और साथ ही साथ उनको मकान देते हो, लेकिन इस परिवार को क्यों नहीं दे रहे? तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके तरफ से उनके जो रिप्रेजेंटेटिव वकील हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, यहाँ पर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एस राजू कहते हैं, उनको बोलिए जो 1.5 बीघा जमीन आपको दी गई थी, हमारा बहुत बड़ा तबका जिसका पास ना जमीन है ना घर है, अगर घर है तो नालियां उनके किनारे बह रही हैं। देश में गंदे से गंदे जगह पर हमारे देश के वाल्मीकि समाज को रखा जाता है और हाथरस का परिवार वाल्मीकि समाज से आता है। तो उनका कहना है कि पहले वो 1.5 बीघे जमीन को सरेंडर करिए। तो मेरा कहना था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री क्या बेकारी है? जो दलित परिवार को जो आज से 10 साल पहले जमीन अलॉट हुई थी उसको वापस चाहिए। आप बोलिए ना, आप कोर्ट में बोलिए ना, आप सार्वजनिक मंच पर बोलिए ना कि हाँ हमारा ये राजनीतिक स्टैंड था और हम इस परिवार को कुछ नहीं देंगे, फिर हम अपना आंदोलन खड़ा करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहें कि सोमोटो कॉग्निजेंस लिया गया था इस केस में और अपनी कोर्ट कचहरी में जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जो हमारे जजेज नहीं है, उनका ये कहना है वहाँ पर सोमोटो हमने कॉग्निजेंस लिया। मुझे तो लगता है सोमोटो कॉग्निजेंस लेकर के आपने हमारे आंदोलन को दबाया। इस कॉन्स्पिरेसी को समझिए। ये कोर्ट कचहरी में बैठे जो जजेज हैं, ये सार्वजनिक मंच से बोल रही हूँ, मुझे पता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी मैटर हो सकता है, तो मैं कहती हूँ ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अगर देश की युवाओं की, देश के हित के लोगों की लड़ाई के लिए, शोषित पीड़ित वंचित की लड़ाई के 90% लोगों के लिए एक पद त्याग दिया था, तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी, ये ऋतु जैसी बेटियां, ये सीमा कुशवाहा जैसी बेटियां और तमाम यूथ हथकड़ियां पहनने के लिए तैयार खड़े हैं। आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, आप चाहे कंटेम्प्ट में हमें कोर्ट भेजिए। एज ए एडवोकेट में बोल रही हूँ, 4 लोगों को फांसी पे चढ़ाया है ना। आपका सिस्टम ये बोल रहा था कि देश में प्रैक्टिकली फांसी संभव नहीं है। मेरी एक ही जिद थी, अगर संविधान में है, अगर आईपीसी में कानून में है, अगर ट्रायल कोर्ट ने सजा दी है, तो या तो आप मुझे जवाब दीजिए कि फांसी क्यों नहीं दोगे, अदरवाइज आप फांसी टांगिए, क्योंकि देश की 49% आबादी की आइडेंटिटी की लड़ाई थी। तो मेरा इस जो कार्यक्रम में जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, मेरा ये मानना है कि अगर सामाजिक लड़ाई हम लड़ रहे हैं, एक लड़ाई जो इस देश के अंदर शासन सत्ता में बैठे 10% लोग हैं, उनके खिलाफ मेरी डायरेक्ट लड़ाई है। आप वहाँ पर पहुँचे कैसे? अगर निजीकरण की बात करें, यहाँ पर बहुत लोग बोल करके गए हैं, अगर इस देश की, पूरे विश्व की व्यवस्था की बात करें तो पूरा विश्व निजीकरण की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका हो, रसिया हो, जापान हो, ज़्यादातर हम देशों की बात कर लें, प्राइवेट कंपनियां हैं, लेकिन उन प्राइवेट कंपनियों का रेगुलेशन वहाँ की सरकारों के हाथ में है। लेकिन मेरे देश में उल्टा हो रहा है, निजीकरण करके आप उन कंपनियों के हाथ में देश के शासन सत्ता की बागडोर जा रही है। वो शासन सत्ता जो देश में समाजवाद को स्थापित करने के लिए पीएसयू बनाए थे, सरकारी इंडस्ट्री बनानी चाहिए थी, ये सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। तो अगर आप उल्टा करेंगे तो आंदोलन होगा। या तो बागडोर अपने हाथ में लीजिए और देश की 80-90% जो आबादी पीड़ित है उसकी हिस्सेदारी की आप सुनिश्चित कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। साथ ही साथ अगर सामाजिक परिवर्तन की बात करें तो मेरा मानना है कि अगर ये लड़ाई डायरेक्ट मेरी उन लोगों से है, तो साथ ही साथ ये लड़ाई ओबीसी वर्ग के अंदर भी ओबीसी के अन्य जातियों की लड़ाई है, दलित समाज के अंदर भी दलित समाज में ही बैठी अन्य जातियों के अंदर की लड़ाई है, और साथ ही साथ जो एसटी समुदाय है उसके अंदर जो पर्टिकुलर जातियां हैं उनके साथ भी ये लड़ाई है। और जो सबसे बड़ी इस देश के अंदर मुझे लड़ाई लगती है सामाजिक न्याय की, वो है एक स्त्री की लड़ाई। इस प्रांगण में जितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, मैं एक ही चीज़ सोचती हूँ जब किसी कार्यक्रम में जाती हूँ या फेसबुक पर लिखने वाले अपने साथियों को देखती हूँ, इस टाइम इनकी स्त्रियां क्या कर रही हैं घर की? क्या पूरे समाज की ठेकेदारी पुरुष ने रिफॉर्म करने के लिए ले ली है? जब आप लोग अपने बाहर से काम करके जाते हैं, घर के अंदर में प्रवेश करते हैं, 2 दिन में जाते हैं, 24 घंटे में जाते हैं, 12 घंटे में जाते हैं,
उस समय आपके घर में जो छोटा सा बच्चा है, जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टैंडर्ड में है, वो बच्चे के मन में बहुत सवाल होते हैं, लेकिन आपने अपने घर में बैठी उस स्त्री को इस काबिल नहीं बनने दिया कि उस छोटे से बच्चे के वो आंसर दे सके। वो कहती है, पिताजी बेटा वेट करो, आपके पापा आएंगे तो जवाब देंगे। आप किस क्रांति की बात कर रहे हैं? शोषण तो आपने अपने घर में अपनी स्त्री का भी कर रखा है, और जब तक आपके घर की स्त्री सशक्त नहीं होगी, उसके खान पान में, उसके परिवरिश में, उसकी एजुकेशन में, उसके अवेयरनेस में, हर चीज़ में आपको कमियां दिखेंगी। फिर जब हम 70, 50, 60 साल के हो जाएंगे, फिर हम अपने बच्चों को, अपने समाज के यूथ को, युवाओं को ये समझाते घूमेंगे, अभी रुको, समझो, हमारे पूर्वजों को पढ़ लो। पूर्वजों को हम लोग पढ़ करके उन बच्चों को अगर आपके घर में बैठी स्त्री बता चुकी होती, तो हमें ये चीज़ें किसी मंच से रिपीट करने की जगह कुछ प्रोग्रेसिव बात करते, और उस प्रोग्रेसिव बात का इम्पैक्ट ये पड़ता कि आज सार्वजनिक मंच पर वेद, पुराण, रामायण, महाभारत की चर्चा नहीं होती, सिर्फ संविधान की होती। जिन ग्रंथों से हमारी हानि हुई है, उनको हम बार बार चर्चा का विषय क्यों बनाएं? हम क्यों मनुस्मृति को जिंदा रखें? हमारी डिस्कोर्स में सिर्फ और सिर्फ संविधान होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? एक मनुस्मृति जिसने स्थापित करने की कोशिश की समाज में कुछ लोगों ने, जिस दिन हमारे चर्चा डिस्कोर्स का ये विषय बंद हो जाएगा, हमारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ऐसा कोई ग्रंथ भी था। जिसको आपको चर्चा से बाहर करना है, जिसको आपको एक्सेप्टेंस खत्म करनी है, उसके बारे में चर्चा बंद कर दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि जिस दिन ये चर्चा बंद होगी, उस दिन अपने आप ये चीज़ें खत्म होंगी और हमारे बच्चे इक्वलिटी की बात करेंगे। बेसिकली हम लोग जहाँ से आते हैं, समानता वाला समाज हमारा है, लेकिन जो असमानता फैला रहे उनके खिलाफ ये लड़ाई है। मेरी मदर है, गांव में, बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, वो हमेशा एक बात कहती हैं, जब मैं ये कहती हूँ कि माता जी, हम लोग तो इस देश के अंदर जो है बहुत शोषण किया गया, हम लोग तो दबे कुचले लोग हैं, तो वो कहती हैं, बेटा हम लोग दबे कुचले लोग नहीं, हम लोग धैर्यवान लोग हैं। जिस दिन इस देश की 90% आबादी एक्चुअल में यूनाइट होकर के अपना धैर्य तोड़ देगी, अपने बच्चों के हक अधिकार के लिए खड़ी हो जाएगी, ये मुट्ठी भर लोग क्या कर लेंगे हमारा। और ये समय रहते हो जाए तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा है, और इसके लिए हमें यूनाइट होने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ में एक बात जरूर कहना चाहूँगी इस मंच से, कि आपके घर में जो बेटियां हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर की बेटी भी इक्वल भागीदारी करे समाज में, तो सबसे ज़्यादा जरूरी है अपनी बेटी को अपने घर के अंदर लड़ना सिखाइए। सिर्फ बोलना नहीं, लड़ना सिखाइए। अगर वो बेटी आपके साथ डिबेट कर रही है कि पिताजी ये अगर बात है तो क्यों है, आपने मदर से ऊंची आवाज़ में बात क्यों की, तो उसको जवाब दीजिए। और आपका घर का बेटा अगर बाहर घूमने जा रहा है तो उसको भी भेजिए। सिर्फ पढ़ाई करने से, जैसे शिक्षा की इस मंच से बात हुई कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, अगर हम लोग इतना ही बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित हैं, डेफिनेटली कर रही हूँ मैं, बहुत बड़े संख्या में अगर हम लोग शिक्षित हैं, तो फिर ये शेर और शेरनी बनके हम लोग निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? आखिर कमी क्या है? इसका जो बड़ा कारण मुझे समझ में आता वो ये है कि हम अपने घर में अपनी बेटियों को लड़ना सिखाएं, जिससे घर के बाहर जब वो कभी निकले तो कोई भी एक पुरुष उसके साथ छेड़खानी करता है, वो वहीं जवाब दे करके आएगी। पुलिस और सिस्टम बाद में आता है, पहले उसको लड़ना सिखाइए। लेकिन अगर जिस बेटी को आपने अपने घर के अंदर नहीं बोलने दिया, जिस बच्चे को, अपने बेटे को अपने घर के अंदर इसलिए नहीं बोलने दिया क्योंकि वो छोटा है, उसको संस्कारवान होना चाहिए, आप समझ लीजिए एक क्रांति को दफन कर रहे हैं, और सामाजिक जो न्याय है उसकी लड़ाई को आप वहीं ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए अपने बच्चों को बोलने दीजिए, लड़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और अगेन मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।